कुछ कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, ताकि हम इकोनॉमिक गोल्स को फॉलो कर सके, उसको अचीव कर सके। पर डे पे करते हैं, जैसे मान लो अगर आज उन्होंने काम किया तो आज की सैलरी हो गई 500, कल मिलेगा कितना, फिर 500, तो महीने के कितने हुए 15,000। प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया, डिमांड बढ़ा, प्राइस क्यों, डिमांड क्यों बढ़ा, क्योंकि प्राइस क्या है, कम है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट्स नॉट जस्ट फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बट ऑल्सो अबाउट ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आई एम सॉरी, जो जॉब उसके लिए रेनी सीजन के लिए नहीं है, तो उस सीजन में, पर्टिकुलर सीजन में वो क्या होगा, विदाउट एनी जॉब होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटर। और आज की जो हमारी ये वीडियो है ना, ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, 12 वालों के लिए भी नहीं है, WP स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, CBSO के लिए भी नहीं है, और ICSE वालों के लिए भी नहीं है। तो किसके लिए है ये वीडियोस? ये वीडियोस है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी बीकॉम सेमेस्टर 2 में है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बीकॉम सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1, 5, 4, 6 एनी सेमेस्टर मैं आप लोग को थ्योरी पेपर्स कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये आज की वीडियो है हमारी फर्स्ट वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर इन बीकॉम सेमेस्टर 2, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं, तो कोशिश करूंगी कि फटाफट से कंप्लीट करा दो ताकि आप लोग का फटाफट से रिवीजन हो जाए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बीकॉम सेमेस्टर 2 के मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पॉलिसी पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और वेरियस टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना रुके हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में ना मैं इस चैप्टर की नोट्स को ऐड कर दूंगी, तो आप लोग को बस चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से। जो नोट्स ऐड करूंगी ना, बस उसी को अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। आप लोग जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, ऑब्वियस सा बात है कि आप लोग को पता होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि आप लोगों ने ना इकोनॉमिक्स हमारे क्लास 11 में, 12 में, चाहे आप WB से हो, ICSE से हो या CBSE वाले हो, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, राइट? इकोनॉमिक्स से हम क्या करते हैं, बताओ, कोशिश करो बताने की। कमेंट्स में लिखो कि इकोनॉमिक्स अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी रैंडमली आपसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो क्या आप लर्न करके बताओगे? लर्न की हुई चीजों को बताओगे? नहीं ना, आपको जो नॉलेज होगा आप उसी को सामने वाले इंसान को बताओगे, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप एक ऐसी आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो जो आपके इस नोट से रिलेटेड नहीं हो, जो आपकी खुद की नॉलेज है। ठीक है, तो ये कमेंट में बताना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज choose to use the scarce resources that nature and previous generation have passed to them। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टडी, अगर मान लो हमारे जनरेशन वालों ने या हमारे सोसाइटी ने, हमारे लोगों ने, हमारे गवर्नमेंट ने जो रिसोर्सेज हमारे लिए रखी हैं, जो स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स यानी कि जो बहुत ही हमारे गुड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो जो रिसोर्सेज हमारे सोसाइटीज, हमारे प्रीवियस जनरेशंस, ठीक है, या फिर हमारे इंडिविजुअल्स जो सेव करके रखते हैं ना, उसको जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर? देखो, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ मेन लिविंग इन द सोसाइटी। अब देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि ये ना, अगर मान लो जितने लोग सोसाइटी में रह रहे होते हैं, ठीक है, तो इन रहने वाले लोगों के लिए ये जो इकोनॉमी, ये जो रिसोर्सेज है, वो बहुत ही काम का चीज है। देखो क्या लिखा है, हाउ स्कार्स रिसोर्स, किस तरीके से एक स्कार्स रिसोर्स सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाती है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, देखो, ऑन द अदर हैंड it is interested in the essential operations of production, distribution and consumption of goods, and on the other hand in the institutions and activities whose object is to facilitate these operations। अगर मान लो कोई ऐसे इंसान है जिसको इस इकोनॉमी के द्वारा मतलब दिए गए स्कार्स रिसोर्सेज से कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, कंज्यूम करने हैं, तो वो भी हमारे इकोनॉमिक्स में आएगा। देखो क्या लिखा है, कोई भी एसेंशियल ऑपरेशंस ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज की, चाहे रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो, ठीक है, और अगर मान लो कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन जो रिसोर्सेज के कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करती है, वहां भी हम क्या देखेंगे, वहां भी हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर? देखो, अब देखो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब आपके ना कभी-कभी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि भाई व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम क्या लिखेंगे, पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर फेस्ड विद स्कार्सिटी। अब किस तरीके से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है जिसके पास स्कार्सिटी होता है ना,
तो उसकी बिहेवियर, उस कंज्यूमर की, उस पर्सन की बिहेवियर क्या होती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? देखो, the interaction of individuals who are faced with scarcity and the existence and operation of institution to facilitate the interaction of individuals who are faced with scarcity। अब सेम चीज है, किस तरीके से कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक ऑपरेशन जो ऑपरेट करती है इकोनॉमिक्स की, स्कार्स रिसोर्सेज की जो ऑपरेट करती है, और उसकी जो उस रिसोर्सेज की तरफ जो उसकी इंटरेस्ट होती है, जो उसका अवेलेबिलिटी होता है, उस वो सब हमारे हो जाते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप इट्स क्लियर टिल देयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर वन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखो, इट अवॉइड्स वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूएबल जजमेंट नहीं होती। ट्राइज टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक स्टेटमेंट्स अबाउट इकोनॉमिक बिहेवियर एंड डील्स विद व्हाट द एक्चुअल इकोनॉमी इज लाइक। अब देखो ये क्या करती है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, इसका मैटर क्या है? ये क्या करती है, ये वैल्यूएबल, ये जो जजमेंट होती है ना, उसको अवॉइड करती है। ठीक है, और ये बिलीव करती है किसी भी साइंटिफिक स्टेटमेंट पे। अगर कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट प्रूवन है तो इट्स ओके, इफ नॉट प्रूवन देन इट्स नॉट ओके। ठीक है, देखो, और ये किस चीज से डील करता है? ये डील करता है कि इकोनॉमी एक्चुअली होता क्या है, इकोनॉमी एक्चुअली कैसा होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमी डील्स विद हाउ एंड व्हाट इज इकोनॉमी लाइक। ठीक है, देखो, इट इज द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड बिहेवियर इन एन इकोनॉमी और द वे थिंग्स आर। तो ये एक एनालिसिस है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट, वैसे ही ये एक एनालिसिस है जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि इकोनॉमी में किस तरीके के थिंग्स है, कि वहां की जो चीजें हैं वो किस तरीके से मतलब दर्शाया गया, किस तरीके से प्रतीत हुआ है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमी। ओके, देखो, ऑलराइट, नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स वैल्यूएबल जजमेंट। तो जैसे इसमें क्या होता है, ये वैल्यू जजमेंट को अवॉइड करती है ना, तो वैसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या करेगी, ये वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व करेगी, इसमें वैल्यू जजमेंट होता है। क्लियर? देखो, अबाउट व्हाट, हाउ एंड फॉर होम ऑफ एन इकोनॉमी इज, मतलब कितना, कैसे और किसके लिए ये इकोनॉमी है, उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। क्लियर? चलो देखो, it looks at the desirability of certain aspects of economy whenever words such as ought or should appear in a sentence। अगर मान लो आपके सेंटेंस में आपको पता है कि ought to be यानी कि क्या होता है, जैसे मान लो आप मजबूर हो उसको करने के लिए, अगर आप ought हो या you should have to do that, अगर ये मेंशन किया हुआ है सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक मेथड्स क्या होते हैं? इट डिसाइड्स विच कमोडिटीज एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। तो इकोनॉमिक मेथड क्या डिसाइड करती है कि कैसी सर्विसेज और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्रोड्यूस करनी है। क्लियर? देखो, ऑल्सो ये एलोकेट क्या करती है, कितना अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, इट ऑल्सो एलोकेट्स द अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच लाइन ऑफ प्रोडक्शन। It decides for whom these goods and services have been produced। तो ये क्या डिसाइड करती है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, ये किसके लिए प्रोड्यूस की जा रही है, किसके लिए प्रोड्यूस की जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये चीज दिया हुआ है तो ये हो जाता है हमारा इकोनॉमिक मेथड्स। ऑलराइट, चलो, इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस क्या होता है? अभी देखो, इकोनॉमिक्स को नाम सोशल साइंस भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इन द कंडीशंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो, तो एक जो पर्सन होता है उसको बोला गया है कि दूसरे पर्सन के डिमांड को फुलफिल करने, राइट? देखो क्या लिखा है, टू स्टडी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, कि एक ह्यूमन कितना एफर्ट डालता है, एक ह्यूमन वांट्स को, एक ह्यूमन कितना एफर्ट डालता है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और उसके पास कंडीशन क्या है कि भाई तुम्हें एक लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अपने सामने वाले इंसान की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो वो क्या होती है, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। क्लियर? देखो, नेक्स्ट, चलो आ जाओ, अब पढ़ेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टू मेजर डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आप लोग को पता है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट? आप लोग ये 10, 12 में भी पढ़े हो अच्छे से, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कनेक्ट इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स such as consumers and firms and how they interact within a free enterprise economy. It explains how price and quantity demands supplied for a certain product interact to determine equilibrium। देखो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, कि किस चीज से बिहेव करती है, किस चीज से रिलेटेड है ये, कि एक इकोनॉमिक बिहेवियर, एक इंडिविजुअल इंसान का डिसीजन मेकिंग में क्या बिहेवियर रहता है, उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ की इश्यूज है, देखो, नंबर 1 क्या है,
एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोडक्ट का प्राइस, और किस तरीके से एक इंडिविजुअल फर्म का लोकेशन है, उसका कॉस्ट कैसा है, उसका रेवेन्यू कैसा है और प्रॉफिट कैसा है। तो इसे हम कह देते हैं की इश्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द की इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द एग्रीगेट लेवल, स्टडीज द एग्रीगेट लेवल ऑफ, एक सेकेंड रुक जाओ जरा, okay, studies the aggregate level of economic activity. It deals with the performance, structure and behavior of the entire economy. The term macro means large. अब मैक्रोइकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल है, पूरे जो एंटायर इकोनॉमी का जो बिहेवियर होता है ना, उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? इसके कुछ कुछ की इश्यूज क्या है? देखो पहला की इशू क्या है? सॉरी गाइस, वेट अ सेकेंड, ओके नेक्स्ट, सॉरी, देखो नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बीओटी एंड बीओपी, ये इंपॉर्टेंट है, बीओटी एंड बीओपी। क्लियर? देखो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है, नेशनल इनकम में और ट्रेड साइकिल में फ्लक्चुएशन यानी जो चेंजेस होती है ना, रैपिड चेंजेस जो होती है, उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएशन। क्लियर? और जो जनरल प्राइस लेवल होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी की इश्यूज है। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं हम अनदर टॉपिक। सॉरी गाइस, ये सब ओके, ओके लेट्स सी नेक्स्ट। आई डोंट नो व्हाई ये पीपीटी डांस कर रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। चलो इग्नोर करो ये सारी चीजें। देखो तो इकोनॉमिक गोल्स क्या होती है? इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मेड टू अचीव द फॉलोइंग इकोनॉमिक गोल्स। तो कुछ कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? ताकि हम इकोनॉमिक गोल्स को फॉलो कर सके, उसको अचीव कर सके। तो पहली क्या है? देखो पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टू प्रोड्यूस more better goods and services to develop a higher standard of living of the people। तो इसमें वो क्या बोलते हैं कि इसका मकसद क्या है कि हम एक अच्छा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, अच्छा सर्विस देंगे, ताकि हम लोगों में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके। क्लियर? देखो फुल एम्प्लॉयमेंट, हम क्या करेंगे? हम सुटेबल जॉब्स देंगे, जितने सिटीजन है ना सबको सुटेबल जॉब देंगे। ठीक है, who are willing and able to work, जो लोग काम करने लायक हैं, उनको काम करने का इच्छा है, हम उन सबको प्रोवाइड करेंगे सुटेबल जॉब्स। क्लियर? देखो अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है? अगर आपको मैक्सिमम फुलफिलमेंट को अचीव करना है तो आप अपने वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करोगे। कैसे करोगे? सेटिस्फाई कैसे करते हैं अपने वॉन्ट्स को? बाय यूजिंग प्रोडक्टिव मेजर्स, बाय यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज, हम ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? चलो देखो प्राइस लेवल एंड स्टेबिलिटी to avoid large upswings and downswings in the general price level, that is to avoid inflation and deflation। inflation मतलब क्या होता है? जो हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो अपविंग्स और डिफ्लेशन मतलब कि जो होता है डाउनविंग्स। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम लोग अवॉइड करके चल सके। ओके देखो इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है? टू गारंटी दैट बिजनेस हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे कंज्यूमर्स हो, उन सबको हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। क्लियर? देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये इंश्योर करना कि कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन जो है वो पॉवर्टी फेस नहीं करेगी और सारे के सारे ही वेल्थ को एंजॉय कर सके। क्लियर? तो हमारा एक और मकसद क्या होता है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मनी की डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम इक्वल रख सके, ताकि जो पुअर पीपल है वो एंजॉय कर सके, जो रिच है ज्यादा एंजॉय ना करे। ठीक है, देखो इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है? अगर मान लो हम किसी डिसेबल्ड को, किसी क्रोनोलॉजिकल इल पर्सन को, किसी एजेड पर्सन को, ठीक है, जो जॉब से निकाले जा चुके हैं, ठीक है, या फिर अगर मान लो जिनके पास अर्निंग के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है, अगर हम उनको कुछ कुछ प्रोवाइड कर सके तो मेरे लिए बहुत बेटर है। अगर मान लो कोई ऐसा डिसेबल पर्सन है या कोई ऐसा है जो बीमार है या जिसके पास जॉब नहीं, जिसका एज हो चुका है, तो उसको बेटर है कि हम जॉब प्रोवाइड करें। भाई एम्प्लॉयमेंट है ना, सर्व करो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक देखो क्या है कि हम ओवरऑल, ठीक है, एक रीजनेबल बैलेंस बना के रखें कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमें कोशिश क्या करनी है ना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे कोई फॉरेन ट्रेड हो, चाहे रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज हो, हमें उसको अच्छे से मेंटेन करना होगा। क्लियर? चलो ये था हमारा इकोनॉमिक गोल्स। ओके, अब पढ़ लेंगे हम
मेन एस्पेक्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहली क्या देखो, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, द सेंट्रल फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू एक्सप्लेन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ चलो, देखो देखो क्या लिखा है। तो फोकस क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि हम एक्सप्लेन कर सके कि लेवल ऑफ इनकम क्या है और इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितनी मौजूद है, ठीक है। और ये किस चीज को स्टडी करती है, देखो कितना फैक्टर्स है जो कंजम्पशन के लिए है और इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि कितना कंजम्पशन डिमांड था प्लस कितना इन्वेस्टमेंट डिमांड था। तो कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी। क्लियर। देखो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, देखो कुछ है कंजम्पशन फंक्शन यानी कि इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप। क्लियर। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के बीच का रिलेशनशिप। समझ में आ गई ना। देखो इजी है। कंजम्पशन फंक्शन यानी कि इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप। क्लियर। देखो थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से ट्रेड साइकिल यानी कि पीरियोडिक फ्लक्चुएशन जो होती है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो कैसे बूम करता है, रिसेस करता है, डिप्रेस करता है और वापस से रिकवर करता है, ये भी है इसमें। ओके चल, सेकेंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। देखो पहला क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या इन्वेस्टिगेट करती है कि किस तरीके से एक जनरल जो लेवल ऑफ प्राइस है ना वो डिटरमाइन होता है, कैसे, व्हाट कॉजेस चेंज इन इट। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये इन्वेस्टिगेट करती है कि किस तरीके से एक प्राइस लेवल जो है वो चेंज हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, डिफ्लेट हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर। देखो इन्फ्लेशन यानी कि जो कंटिन्यूअस राइज होती है प्राइस में उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस फॉल होगा प्राइस में उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। समझ में आ गई। कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन एंड कंटिन्यूअस फॉल इन प्राइस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। क्लियर। देखो inflation is one of the major problems in modern economies as it reduces purchasing power and disturbs income distribution। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लो इन्फ्लेशन हो रहा है यानी कि सडन राइज इन प्राइस हो रहा है तो क्या होगा, देखो मॉडर्न इकोनॉमी में परचेसिंग पावर कम होगा क्योंकि लोग परचेस करेंगे ही नहीं। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि ये जो अगर मान लो ये जो पेन है मैं आपको बोलूं कि ये 1000 रुपीज की थी पहले, अब है 5000 की, तो परचेस करेंगे लोग इसको नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में मिडिल क्लास लोग ज्यादा है। कौन से क्लास के लोग ज्यादा है, मिडिल क्लास के लोग ज्यादा है, तो इसको परचेस करने के लिए कौन आएगा, जो हाई क्लास के हैं वही आएंगे। तो परचेसिंग पावर तो कम हो गया ना, तो अगर इन्फ्लेशन होता है तो परचेसिंग पावर क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया। देखो और ये पूरा एरिया क्या इंक्लूड करता है, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि इकोनॉमी में बहुत ही मेजर एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड नेशनल इनकम। अगर मान लो कुछ लंबे समय तक किसी कंट्री में नेशनल एक्टिविटी और नेशनल इनकम बढ़ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, डेवलप्स वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल्स टू understand and accelerate growth such as the Harrod-Dommer model, Solow model, etc. Economic growth is essential to raise living standards, reduce poverty and achieve overall welfare of society. Theory suggests methods to utilize resources efficiently to enhance the growth rate of an economy. देखो इजी सेम चीज बार बार दिया हुआ है कि थ्योरी का मतलब क्या होता है कि भाई हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर सके, ग्रोथ को एनहांस कर सके, पावर्स बढ़ा सके, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सके, रेट्स रिड्यूस हो जाए, ठीक है, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम ओवरऑल काम कर सके। क्लियर। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1, नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट क्लासेस। जैसे मान लो कैसे होता है, बहुत लोगों को वेजेस पे होता है। जैसे मान लो जो वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर्स लोग को क्या होता है कि उनका मंथली नहीं होता है सैलरी, उनको लोग हर पर डे पे करते हैं। जैसे मान लो अगर आज उन्होंने काम किया तो आज की सैलरी हो गई 500, कल मिलेगा कितना, फिर 500, तो महीने के कितने हो गए, 15,000। ठीक है, 15,000 हो गए एक दिन के वेजेस यानी कि पैसे कलेक्ट करके। समझ में आ गई। देखो टू वर्कर्स एंड प्रॉफिट्स टू द एंटरप्रेन्योर्स, और एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग क्या देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को हम देते हैं प्रॉफिट्स। क्लियर। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज दैट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन एग्रीगेट बेसिस। अब देखो कुछ कुछ थ्योरी है, आपको ये पढ़ना है, एम कैल्कीज थ्योरी एंड निकोलस कैल्डर्स थ्योरी। ठीक है, तो सेम चीज है, दिस एक्सप्लेन्स हाउ
इनकम जो है वो इनइक्वालिटी राइज, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस देम। तो अब किस तरीके से हम लोग कैसे काम करें कि जो क्वालिटी है ना, ये जो अचानक से का जो राइज हुआ है प्राइजेस में, जो डिमांड कम हो चुका है, इकोनॉमी में जो ऐसे प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, तो उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, वो इस थ्योरी में लिखा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग? आई होप कि समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है। चलो नेक्स्ट, अभी बहुत बाकी है इसलिए वेट करो यार। Scope and importance of macroeconomics. Macroeconomics is not only a theoretical discipline but also of great practical importance. It serves It serves as the foundation of modern economics analysis and policy formation. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर आपको इकोनॉमी के फंक्शन को समझना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? मैक्रो वेरिएबल्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नॉलेज क्या है? वो नॉलेज देखो, पहला क्या है? नेशनल इनकम, दूसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तीसरा क्या है? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, और प्राइस लेवल। जो कि ये 4-5 चीज ऐसी है ना जो बहुत ही एसेंशियल होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। और देखो, इट प्रोवाइड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम। अगर आपके पास इन सारी ही चीजों की नॉलेज है ना, नेशनल इनकम आपको पता है क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट की, एग्रीगेट डिमांड की पता है आपको क्या होता है, प्राइस लेवल पता है आपको क्या होता है, तो ये सब अगर आपको पता हुआ तो आप इकोनॉमी के देखने के लिए एक बर्ड्स आई हो जाओगे, यानी कि पूरा क्लियर विजन दिखेगा आपको। क्लियर, देखो सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमिक रेगुलेशन में। और वैसे गवर्नमेंट नहीं होगी तो कैसे टैक्स वो लोग डिसाइड करेंगे, कैसे सब कुछ होगा, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती है इकोनॉमी में। क्लियर, देखो मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस हेल्प पॉलिसी मेकर्स डिजाइन अप्रोप्रिएट फिस्कल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो पॉलिसी कौन सी होती है? एक होती है फिस्कल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल, टू टैकल प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन। क्यों? फिस्कल हो, चाहे मॉनेटरी हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो, ये क्यों होता है? ताकि हम इन्फ्लेशन यानी कि जो सडन राइज इन प्राइस होती है ना, उससे डील कर सके, हम अनएम्प्लॉयमेंट से डील कर सके, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील कर सके। समझ में आया? तो इसीलिए पॉलिसीज बनाई जाती है ताकि हम किसी ऐसी चीजों से डील कर सके जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, देखो स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, it helps to understand how changes in the value of money affect different sections of society. Through macroeconomic analysis, suitable monetary and fiscal adjustments can be made to control inflation or deflation. अगर मान लो आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देख लोगे तो आप इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, आप उसको क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम अगर हमें मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस अच्छे से पता होगा तब। क्लियर, चलो नेक्स्ट, Number 4, study of unemployment. General unemployment occurs when there is deficiency of effective demand. Macroeconomics suggests ways to raise effective demand by increasing investment, income and consumption, thereby restoring full employment. अब देखो मैक्रोइकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं क्योंकि इफेक्टिव डिमांड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। बट इसको जगाना तो क्या करना पड़ेगा? देखो क्या लिखा है, क्या सजेस्ट करता है ये कि वेज, किस तरीके से एक इफेक्टिव डिमांड को हम इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इन्वेस्टिंग, बाय इनकम एंड बाय कंजम्पशन, देयर बाय रिस्टोरिंग पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, चलो नेक्स्ट, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। देखो इवैल्यूएशन ऑफ नेशंस परफॉर्मेंस इज डन थ्रू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अगर मान लो आपको देखना है कि एक नेशन की पूरा इनकम इवैल्यूएशन क्या है तो कैसे करोगे? अगर आपको नेशनल इनकम अकाउंट मेंटेन कर पाओगे तब। ठीक है, देखो it helps compare growth rates, income distribution and living standards across time and countries. तो ये क्या करती है? हमारे किस चीज में हेल्प करती है कि किस तरीके का हमारा ग्रोथ रेट था, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड पूरे कंट्री में कैसी है, इसको भी ये डील करती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ सेम चीज, गवर्नमेंट क्या करता है? डेवलपमेंट प्लान्स करता है, ठीक है, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देख सके वो सस्टेनेबल है या नहीं। क्लियर, हेल्प्स करती है इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो अब देखो कुछ मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मनी वैल्यू, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अफेक्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर मान लो मनी वैल्यू में इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा तो स्टेबिलिटी में तो इफेक्ट पड़ेगा ना। मान लो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया, डिमांड बढ़ा, प्राइस क्यों, डिमांड क्यों बढ़ा? क्योंकि प्राइस क्या है? कम है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर ये है, अगर ऐसे आपकी स्ट्रक्चर दी हुई है ना, ठीक है, क्लियर, देखो तो यहां में समझ में आ जाएगा कि अगर आपका डिमांड बढ़ा है बिकॉज प्राइस बढ़ा है इसलिए आपका डिमांड भी ये कम है। क्लियर,
समझ में आ गया? देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, क्वांटिटी क्वांटिटी, समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल्स. Macroeconomics studies periodic ups and downs in economic activity and provides policies for stabilization and prevention of future depressions. तब क्या करती है इकोनॉमिक्स, क्या देती है हमें, कुछ कुछ पॉलिसी प्रोवाइड करती है जिससे हम अगर मान लो कुछ भी फ्यूचर डिप्रेशन होता है तो हम उससे डील कर सके. क्लियर? चलो नेक्स्ट, कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखो पहला क्या है, फैलासी ऑफ कंपोजिशन. एक इंडिविजुअल के लिए क्या सही है और कैसे सही है वो पूरा एंटायर इकोनॉमी में वो समझ में आए. जैसे मान लो सेविंग इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल, बट इफ एवरीवन सेव्स एक्सेसिवली टोटल कंजम्पशन डिक्रीजेस लीडिंग टू डिप्रेशन. अगर मान लो सेविंग ठीक है, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल इंसान सेव कर रहा है तो इट्स ओके, बट अगर सब कोई सेव करेगा तो एक्सेसिव हो गया ना, जिसकी वजह से क्या होगा, टोटल कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होता है, देखो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन. ठीक है, देखो सेकंड क्या है, होमोजेनिटी एजम्पशन, जिसमें देखो क्या होता है, ये क्या डील करता है, एग्रीगेट होमोजेनियस इग्नोरिंग इंटरनल डिफरेंसेस. जैसे मान लो एवरेज वेज इग्नोर्स वेज डिफरेंसेस अमंग प्रोफेशंस. जैसे मान लो एक जो एवरेज वेज होता है ना वो डिफरेंसेस को इग्नोर करती है, जो कि मान लो अलग अलग आपका प्रोफिशिएंसी में होता है, उसको ये प्रोफेशन में होता है, उसको ये क्या करती है, इग्नोर करती है, जो एवरेज वेजेस होता है. क्लियर? मिसलीडिंग एग्रीगेट वेरिएबल्स. अगर मान लो नेशनल इनकम में इंक्रीजमेंट होगा तो ये किसके लिए इंप्रूवमेंट है, ये सिर्फ कुछ रिच इंडिविजुअल्स के लिए बेनिफिशियल है, कोई इसके ऊपर ओवरऑल इंप्रूवमेंट नहीं होता है. ठीक है. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल. अगर मान लो हम मैक्रो पॉलिसी लगाते हैं तो मैक्रो प्रॉब्लम्स आएंगे, मिसलीड होगा. जैसे एग्जांपल मान लो पॉलिसीज टू कंट्रोल जनरल प्राइस लेवल विल नॉट हेल्प रिड्यूस द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी. अगर मान लो आप एक काम कर रहे हो, पॉलिसी से आप सेंट्रल कंट्रोल करो जनरल प्राइस लेवल पे, बट क्या हर एक प्राइस, हर एक कमोडिटी का प्राइस क्या स्पेसिफिक हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. देखो statistical and conceptual difficulties, measurement macro variables involves complexities in data collection and aggregation, inaccurate data can lead to wrong conclusions and faulty policies. अगर मान लो मैंने बोल दिया कि भाई हमें ना इस साल में 1 लाख की लॉस हुई है, तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो एक मेरा 1 लाख का लॉस बोलने से ऐसा कुछ था नहीं, बट मैंने क्योंकि बोल दिया है तो अब पूरा सब लोग इसके पीछे काम करेंगे, तो क्या होगा, एक फॉल्टी पॉलिसी फॉलो होगा, एक रॉन्ग कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे. राइट. तो अगर मान लो हम मैक्रो वेरिएबल्स को सही से मेजर नहीं करते हैं तो डाटा कलेक्शन हो चाहे एग्रीगेशन हो, ये सही नहीं हो पाएगा. क्लियर? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, अभी देखो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डील्स विद गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजी टू रेगुलेट एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी. अब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट जो है ना अपनी स्ट्रेटेजी लगाती है, कुछ तिगड़म भिड़ाते हैं वो लोग, जिससे क्या होगा, हम एक स्टेबलाइज इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं. पॉलिसी क्या टारगेट कर, देखो एक्सचेंज रेट करती है, मनी सप्लाई करती है, एग्रीगेट डिमांड देती है, जीडीपी में ग्रोथ होता है और बजट डेफिसिट होता है. पॉलिसी का गोल क्या होता है, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर सके, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, एक स्टेबल प्राइस हो. ठीक है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़े, राइज हो. ठीक है. एक बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी हो. तो ये सब कुछ क्या है, पॉलिसी का गोल. और ये क्या है, जैसे पॉलिसी टारगेट करती है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना. क्लियर? चलो नेक्स्ट, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. देखो क्या है, पहला है मॉनेटरी पॉलिसी. क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट. ठीक है. क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करते हैं हमारे सेंट्रल बैंक वाले. ठीक है. क्रेडिट से, बोरोइंग से या लिक्विडिटी से. क्लियर? अब देखो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ये क्या मैनेज करती है, कौन मैनेज करता है, इसको गवर्नमेंट मैनेज करता है. कैसे मैनेज करता है, टैक्सेशन से, पब्लिक एक्सपेंडिचर से और बोरोइंग से. और देखो ये एम, इसका मकसद क्या है कि हम डिमांड को इन्फ्लुएंस करें, एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करें और आउटपुट लेवल्स अच्छा लेके आए. समझ में आ गया? देखो फिर से बताते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये हमारे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है. और इसको गवर्न कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट. कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, इसको इन्फ्लुएंस करती है बाय क्रेडिट, बाय बोरोइंग और बाय लिक्विडिटी. समझ में आ गई? नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, कौन मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट. कैसे मैनेज करती है, बाय टैक्सेशन, बाय एक्सपेंडिचर एंड बाय बोरोइंग. इसका मकसद क्या है कि हम डिमांड करें, बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं और हम आउटपुट लेवल ज्यादा लेके आए. क्लियर? देखो मैक्रोइकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिजाइन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड कंपटीशन इन इंडस्ट्रीज. और देखो क्या, एक रेगुलेट कि हम फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करते रहे और एक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी बना के रखें.
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? देखो फिस्कल पॉलिसी देखो पूरा क्या होता है, पूरा हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या, देखो देखो सिंपल है कि गवर्नमेंट क्या करती है ना, स्पेंडिंग्स और टैक्सेशन को इन्फ्लुएंस करती है ओवरऑल, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक लेवल पे आए और स्टेबल हो जाए। क्लियर? देखो अब यहाँ पे तीन प्रोफेसर्स का अपना अपना मीनिंग है, इसके बाद अच्छे से पढ़ लोगे। तीनों जन का अलग अलग, प्रोफेसर लिंडब्लॉम, सैमुअल्सन एंड एमडब्ल्यू ली, इसको पढ़ लोगे एक बार। ओके चलो अब देखो फिस्कल पॉलिसी का टूल्स क्या क्या है। एक क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहला, स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वर्क्स की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे, कि हम पब्लिक वर्क्स पे स्पेंड कर रहे हैं, हम डिफेंस पे स्पेंड करेंगे, हम एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, और हम कहाँ स्पेंड करेंगे, हम स्पेंड करेंगे हेल्थ पे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, हम एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेंगे, और क्या करेंगे, डिमांड को बूस्ट अप करेंगे। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट टूल्स का पहला टूल जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि है जी। ठीक है, देखो अब आ जाओ टी में, जो कि टैक्सेशन है। डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स यानी कि डायरेक्टली लिवाइड ऑन दी पर्सन, बट इनडायरेक्ट मतलब इट्स नॉट डायरेक्टली लिवाइड ऑन दी पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, ये क्या करेगी, कैसे हम यूज करेंगे इसको, हम यूज करेंगे कंट्रोल करने के लिए डिस्पोजल इनकम एंड कंजम्पशन। अगर कोई ऐसी कंजम्पशन या इनकम है जो डिस्पोजल है, तो हमारे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेगी, कंट्रोल करके रख लेगी। ठीक है, देखो अगर हायर टैक्स क्या करती है, एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशन के दौरान रिड्यूस करती है, और लोअर टैक्स क्या करती है, डिमांड को बूस्ट कर देती है ड्यूरिंग डिफ्लेशन। इट्स वेरी सिंपल, हायर टैक्स, सिंपल दिखाते हैं, हायर टैक्स reduces excessive demand. Clear? Next, lower tax decreases, ठीक है, हाँ lower tax boost up, सॉरी एक सेकेंड, देखो lower tax boost ups the deflation of demand. ठीक है, तो हायर टैक्स क्या करेगी, डिक्रीज करती है डिमांड ड्यूरिंग इंक्रीज ऑफ एक्सेसिव डिमांड, और यहां पे देखो क्या करती है, टैक्स को डिक्रीज करती है, और लोअर टैक्स क्या करेगी, बूस्ट करती है डिमांड ड्यूरिंग डिफ्लेशन। समझ में आ गई, इजी है, ये इन्फ्लेशन होगा। ओके, सबसे देखो क्या होता है, क्या करेंगे हम, प्रोवाइडेड टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट और कंजम्पशन कंज्यूमर प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, एनकरेजेस प्रोडक्शन एंड हेल्प स्टेबलाइज मार्केट्स। डिफिसिट फाइनेंसिंग देखो क्या, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक और प्रिंटिंग न्यू करेंसी टू मीट एक्सपेंडिचर व्हेन रेवेन्यूज इज इनसफिशिएंट। अगर मान लो हम मनी को प्रिंट कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, ताकि हम अपने एक्सपेंडिचर को मीट अप कर सके, अपने एक्सपेंडिचर को हम खुद ही एक्सपेंसेस को बियर अप कर सके, जब रेवेन्यू बहुत ही इनसफिशिएंट हो, तो हम अभी उस टाइम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्लियर? देखो देखो और एक चीज क्या है, स्टिमुलेटिंग डिमांड ड्यूरिंग रेसेशन। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स देखो, नॉन प्रोडक्टिव पेमेंट्स लाइक पेंशन हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे बेनिफिट्स हो, स्कॉलरशिप हो, जो सोशल वेलफेयर को सपोर्ट करती है, तो ये एक नॉन पेमेंट नॉन प्रोडक्टिव पेमेंट्स है। क्लियर? चलो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहला ऑब्जेक्टिव देखो क्या है इसका, कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, जो सडन राइज इन प्राइस होता है ना, उसे हम कंट्रोल कर ले। कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर एंड बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। ठीक है, देखो और क्या है, कैसे कंट्रोल करेंगे हम, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन जो इंक्रीज इन सडन इंक्रीज इन प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे बाय reducing expenditure and by increasing taxes. Clear? सेकंड देखो क्या है, कि हम डिफ्लेशन से लड़े, कैसे, by increasing expenditure and reducing taxes. Clear? देखो फर्स्ट एम क्या है इसका, टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्लक्चुएशन। अगर मान लो फ्लक्चुएशन हो रही तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम ढूंढ के लाएं। क्लियर? देखो सेकंड क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या करेंगे इसमें, हम इफेक्टिव डिमांड इतना इंक्रीज हुआ रहेगा कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो स्टिम्युलेट होगा और कंजम्पशन में स्टिम्युलेट होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगी। कैसे क्रिएट करेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को, बाय पब्लिक वर्क प्रोग्रेस। ठीक है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है प्रमोट्स, क्या प्रमोट करती है ये, इन्वेस्टमेंट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, ताकि हम क्या कर सके, अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके। क्लियर? तो फिस्कल पॉलिसी प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री टू एक्सेलरेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। समझ में आ गई? चलो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर मान लो टैक्सेशन प्रोग्रेस होगी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनेगा, तो इससे क्या होगा, इनकम जो है वो इनइक्वालिटी में चले जाएंगे और वो क्या होगा, रिड्यूस होगा।
देखो नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन पैटर्न। टैक्सेस जो है ना वो लोगों को हार्मफुल गुड्स कंज्यूम करने में डिस्करेज करेगी। जैसे मान लो अगर हम सिगरेट पर टैक्स लगाए, ठीक है, अगर मान लो हम अल्कोहल पर टैक्स लगा ले तो क्या होगा वहां पे, वहां हमारे हार्मफुल गुड्स पे टैक्स अगर हम लगाते हैं तो लोग डिस्करेज होंगे ना कि भाई इतना टैक्स लगा, इतना महंगा है, हमें नहीं पीना, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, देखो सब्सिडी क्या करते हैं, सब्सिडी क्या करते हैं, कंजम्पशन को प्रमोट करता है। जैसे मान लो अगर फूड हो, ऑयल हो, तो वहां क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, चलो तो अब हम जान लेंगे फिस्कल पॉलिसी द बैकबोन ऑफ ग्रोथ। तो फिस्कल पॉलिसी बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कटिंग टैक्सेस। तो अगर मान लो हमें फिस्कल पॉलिसी को बूस्ट करना है, किस लिए बूस्ट करना है, कि हमें एम्प्लॉयमेंट हो सके। फिस्कल पॉलिसी क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर सकती है और इनकम को भी बूस्ट कर सकती है। कैसे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करके और टैक्सेस को कट करके। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, इससे क्या होगा, हर एक रुपी जो सर्कुलेट्स होगा तो उससे क्या होगा, हमारे टोटल इनकम में क्या आएगा, ग्रोथ आएगा। देखो सिंपल है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को और इनकम को बूस्ट करती है। कैसे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और टैक्सेस को कट करके। क्लियर। और ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक रुपी जो सर्कुलेट हो रहा है उससे क्या होगा, इनकम में, टोटल इनकम में क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्लियर। देखो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ स्कीम निकाल दो कि जो रिच है ना वो ज्यादा टैक्स पे करे, और जो उनके मनी जो घर से आ रहा है और उस मनी को किस लिए यूज करें, हम उनके रिच पीपल के टैक्सेस के मनी से हम क्या करेंगे, हाउसिंग करेंगे, मेडिकल्स करेंगे, एजुकेशन करेंगे पुअर लोगों के लिए। और क्या करेंगे, फेयर इनकम इज इक्वल्स टू बिगर मार्केट एंड अ स्ट्रॉन्गर नेशन। अगर मान लो आप रिच पर्सन से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हो तो उससे क्या करो, पैसे से, उस पैसे से आप हाउसिंग करो, मेडिकल्स करो, एजुकेशन प्रोवाइड करो पुअर लोगों को। तो उससे क्या होगा, एक फेयर गवर्नमेंट है, एक फेयर नेशन है और एक ग्रोथ में जाएगा नेशन। ठीक है। देखो इजी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो जिससे क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप कर सकते हैं। और हाँ ये याद रखना कि रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज और उसे क्या चाहिए, अपनी स्किल्स चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको बीओपी प्रॉब्लम को फिक्स करना है ना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी मेंटेन करना पड़ेगा। आपको इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना होगा, आपको कंट्री के फाइनेंसेस को इंप्रूव करना होगा। और इससे क्या कर सकते हैं, भले ही ये स्लो इन्वेस्टमेंट है बट हाँ इससे जॉब ग्रोथ तो होगी। ओके। देखो तो फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी टूल है जिससे बिजनेस साइकिल कंट्रोल होती है, टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल्स। और हाँ ये क्या है, देखो अगर आप डिप्रेशन में ज्यादा स्पेंड करते हो, टैक्स को सेव करते हो, ठीक है, automatic stabilizers like progressive tax system and welfare benefits also control inflation and deflation। अगर मान लो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होगी, एक प्रॉपर सिस्टम में चलेंगे, अगर आपको वेलफेयर बेनिफिट्स चाहिए तो इस सब के लिए आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। एक डेवलपिंग कंट्री में ना मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सिर्फ एक कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन के लिए नहीं होता है, बट ये इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव भी करता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता भी है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट्स नॉट जस्ट फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बट ऑल्सो अबाउट ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर। देखो इससे क्या होगा, अगर मान लो अगर हम बैंक्स को बना ले, ज्यादा बैंक बनाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्यादा बनाए, अगर मान लो किसी रूरल एरियाज में अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दे, अगर हम बैंक बना दे, तो उससे क्या होगा, ये कंट्री को हेल्प करेगी बार्टर से लेके बैंक बेस्ड इकोनॉमी में। ठीक है। देखो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, क्लेवर ट्रिक्स को यूज करती है टू डायरेक्ट रिसोर्सेज वेयर दे आर रियली नीडेड, moving money away from unproductive uses. Integrating the organized and unorganized money market is essential so that everyone, not just big cities, feels the benefits of financial stability. अगर मान लो हम एक organized money को यूज करें तो ये सिर्फ एक मार्केट के लिए एसेंशियल इसलिए नहीं होगा कि बिग सिटीज में सिर्फ एसेंशियल नहीं होगा, बल्कि ये बेनिफिशियल पूरे नेशन को मिलेगा। ठीक है। देखो अगर हम बैंकिंग हैबिट्स को बढ़ा दे तो इससे क्या होगा, मूव मोर मनी इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स। तो अगर मान लो हम बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ा रहे हैं, बैंक से ज्यादा कुछ बेनिफिट उठा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्टिव चैनल्स जो है वो मनी जो है वो और अच्छे से मूव करेगी और ग्रो करेगी। ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, मस्ट नो इकोनॉमिक बेसिक्स। तो जीडीपी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके। इसका मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन 1 ईयर। इट रिवील्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक गुड्स एंड सर्विसेज जो पूरे साल प्रोड्यूस हुई है, एक कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, वो टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ था, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना था एक पर्टिकुलर ईयर में, उसे हम कहते हैं जीडीपी। और जीएनपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी बट ऑल्सो इंक्लूड्स द इनकम सिटीजंस अर्न अब्रॉड एंड एक्सक्लूसिव
बट फॉरेनर्स अर्न डोमेस्टिकली। स्टॉक वर्सेस फ्लोज, देखो ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोज मतलब अगर मान लो एक पानी है और रिवर है, तो फ्लोज का मतलब होता है वाटर इन अ रिवर, ओके। और स्टॉक का मतलब क्या होता है, वाटर इन अ लेक, ठीक है। तो जीडीपी क्या मेजर करती है, फ्लोज और कैपिटल एसेट्स। कौन है यहाँ पे, हमारे जो जीडीपी है ना, जहां पे स्टॉक है, वो जहां पे मान लो जैसे सिंपल है, देखो फिर से बताते हैं। फ्लो मतलब वाटर इन अ रिवर की तरह, ओके। स्टॉक यानी कि वाटर इन अ लेक की तरह, जहां पे हम लेक में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर, देखो नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स studies the economy at a fixed point in the time where all variables remain constant and in equilibrium. It assumes no changes in demand, supply or prices. इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का मतलब जहां पे डिमांड में, सप्लाई में या प्राइसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। और इकोनॉमिक डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, ये क्या एग्जामाइन करती है कि इकोनॉमी ओवर टाइम क्या है, ठीक है। जहां पे चेंजेस पे फोकस किया जाएगा, मूवमेंट पे फोकस किया जाएगा कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स में क्या क्या मूवमेंट है, क्या क्या चेंजेस थी, ठीक है। और किस तरीके से एक इकोनॉमी जो है ना, वो वापस से इक्विलिब्रियम में आती है आफ्टर डिस्ट्रप्शन। मतलब अगर सब कुछ खराब हो गया तो वापस से तो ठीक करना पड़ेगा ना, तो किस तरीके से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन के बाद भी बैक टू इक्विलिब्रियम आती है, वो डील करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक डायनामिक्स। क्लियर, देखो नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज डिमांड एंड सप्लाई आर बैलेंस्ड एंड अनचेंजिंग। तो मतलब ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना, ये कब हो सकता है, जब पूरा इकोनॉमी का जो वेरिएबल्स है, जो डिमांड एंड सप्लाई है, वो हमारा बैलेंस्ड रहेगा और अनचेंज रहेगा, तब आएगा स्टैटिक डायनामिक्स, ठीक है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स। और डायनामिक इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इकोनॉमी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा और इवॉल्व होगा, येट टेंड्स टू सेटल इनटू अ न्यू बैलेंस ओवर टाइम डिस्पाइट फ्लक्चुएशन। और ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद, सेवरल फ्लक्चुएशन के बाद ये बैलेंस होगी, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर, चलो नेक्स्ट, ओके अभी देखो बीओपी क्या होता है। तो बीओपी एक ऐसी रिकॉर्ड है जिसमें सारी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अगर मान लो किसी रेसिडेंट ऑफ कंट्री में और जो पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अगर मान लो किसी रेसिडेंट ऑफ कंट्री का जो बैलेंस होगा वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बीओपी, ओके। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, ठीक है। अगर मान लो बीओपी में सरप्लस है, तो इससे इंडिकेट क्या होता है कि ज्यादा अर्निंग्स हुआ है फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इनफ्लोज देन एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर मान लो बीओपी में इंक्रीज दिखा ना, अगर बीओपी में इंक्रीज दिखता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट से और इनफ्लो से एक बढ़िया अर्निंग्स हुआ है हम लोगों को, ठीक है। अब देखो प्राइस इंडेक्सेस क्या होता है, एक होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई क्या मेजर करती है कि एक प्राइस में क्या क्या चेंजेस हुआ है of goods at the wholesale stage and is indicator of inflation affecting producer। यानी कि देखो सिंपल है, changes in prices of goods at the wholesale stage and is an indicator of inflation affecting producer। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, सीपीआई का मतलब क्या होता है, जिसमें रिटेल प्राइसेस में क्या क्या चेंजेस हुई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या रिफ्लेक्ट हुआ है, और परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर क्या क्या थी। तो यहाँ पे ये तीन चीज मेजर करता है, क्या क्या मेजर करता है, एक है रिटेल प्राइस, एक है कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और एक है परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के पास क्या परचेसिंग पावर है, वो हमारा मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर, देखो अब आ जाओ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे। तो ये क्या करती है, मॉनिटर करती है चेंजेस इन द प्राइसेस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट। अगर मान लो एक प्रोड्यूसर जो अपने आउटपुट पे प्राइस कमाता है, उसमें अगर कोई चेंजेस है तो वो कौन मेजर करेगा, पीपीआई। क्लियर, सिग्नलिंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एट द प्रोडक्शन लेवल। अब देखो डब्ल्यूपीआई का मतलब क्या होता है, देखो changes in the price of a fixed set of goods at wholesale level compared to a base year। देखो अगर मान लो कोई ऐसा गुड्स है तो उसकी प्राइस होलसेल लेवल में क्या था कंपेयर्ड टू बेस ईयर, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द करंट प्राइस विद द बेस प्राइस। फॉर एग्जांपल देखो इफ wheat कॉस्ट 5.75 kg इन बेस ईयर, अगर मान लो बेस ईयर में व्हीट की प्राइस थी 5.75 kg, ठीक है, और अभी है 6.10 अभी है, तो WPI फॉर वेट WPI फॉर व्हीट क्या होगा 610, यानी कि जो करंट प्राइस है दिस बाय जो प्रीवियस बेस ईयर की प्राइस थी दैट इनटू 100, तो हमारी 106.09 आ गया। देखो तो इन्फ्लेशन रेट ये जो इंक्रीज हुआ है ना परसेंटेज में,
तो ये कैसे हम करेंगे, अगर मान लो आपको इन्फ्लेशन रेट निकालना तो कैसे निकालोगे, देखो WPI जो करंट है यानी कि 6.10 जो है वो माइनस जो बेस ईयर की थी 5.75 kg, तो करंट ईयर माइनस द बेस ईयर बाय WPI बेस इनटू 100। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं हमारा इन्फ्लेशन रेट और ऐसे फाइंड करते हैं हम WPI फॉर एनी पर्टिकुलर गुड। ओके, चलो नेक्स्ट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर मान लो कोई इंसान ऐसा जिसको काम करना है, काम काजी के लायक है, बट उसके पास जॉब नहीं है, तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, देखो क्या क्या चीज इसमें है, साइक्लिक क्योंकि मान लो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ था इसलिए जॉब नहीं है उसके पास, फ्रिक्शनल क्योंकि मान लो जॉब्स के बिटवीन है, स्ट्रक्चरल यानी कि मान लो उसके पास स्किल्स जो है वो मिसमैच है, जो स्किल चाहिए वो स्किल उसके पास नहीं है, तो वो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल। और मान लो सीजनल क्या होता है, जॉब एबिलिटी है ही नहीं, सीजन पे डिपेंड करता है कि जॉब उसके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सीजन खराब है उसका मान अगर कोई जॉब ऐसा जो रेनी सीजन के लिए है, आई एम सॉरी, जो जॉब उसके लिए रेनी सीजन के लिए नहीं है, तो उस सीजन में पर्टिकुलर सीजन में वो क्या होगा, विदाउट एनी जॉब होगा। क्लियर, देखो अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है बाय लेबर फोर्स कितना है इनटू 100। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट। क्लियर, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये देखो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन रियल इनकम पर पर्सन मेजर्ड बाय जीडीपी। क्या क्या देखो क्या क्या इसमें, एक है एक्सटेंसिव ग्रोथ और एक है इंटेंसिव ग्रोथ। एक्सटेंसिव ग्रोथ यानी कि जो टोटल वेल्थ पे इंक्रीज होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव ग्रोथ मतलब जो टोटल वेल्थ पे इंक्रीज हो रहा है, और हमारा इंटेंसिव ग्रोथ यानी कि जो पर कैपिटा इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं इंटेंसिव ग्रोथ। क्लियर, चलो ड्रॉबैक्स क्या क्या है, वेल्थ इनइक्वालिटी होता है, बेनिफिट्स सबसे ज्यादा किसको मिलता है, रिच पीपल को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ उसका डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, एक है देखो नेचुरल रिसोर्सेज, अगर मान लो हमें कोई लैंड से रिसोर्सेज मिल रही है, मिनरल्स है या फॉरेस्ट है या रिवर्स है, तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि नेचुरल ऑकर हुआ था। ह्यूमन रिसोर्स मान लो क्या क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि स्किल्ड हो गया या हेल्दी हो गया, स्किल्ड और हेल्दी पॉपुलेशन को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन देखो क्या होता है, अगर मान लो आपने किसी चीज की सेविंग की थी, इन्वेस्टमेंट किया है मशीनरी में, टूल्स में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर, देखो कैपिटल आउटपुट यानी कि मान लो क्या होता है, अगर मान लो आपने किसी एफिशिएंसी कैपिटल इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट, अगर मान लो आपने कुछ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए अपना एफिशिएंसी लगाया था, एफर्ट लगाया था, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्लियर, देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, जिसमें मान लो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। ओके, एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को एंकरेज करके हम गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लियर, चल नेक्स्ट। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट refers to a qualitative changes in the economy along with a quantitative growth. It includes structural transformations, institutional improvements and better standards of living. तो अगर मान लो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्लियर, हमारे डेवलपमेंट होगी, प्राइस बढ़ेगी, फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखो तो स्कोप क्या क्या है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, अगर आपके पास एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप ही बढ़ जाएगा। और ये देखो HDI जो होता है ना, वो की मेजर है, जिसमें हमारे एक लिटरेसी हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इनकम हमारे मेजर किए हुए रहते हैं। ठीक है, अगर हम डिफरेंस निकाले कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि हमारे रियल आउटपुट पे जो इनकम इंक्रीज होता है, और डेवलपमेंट यानी कि मतलब हमारा जो ग्रोथ हो रहा है टेक्नोलॉजी पे, स्टैंडर्ड के लिविंग्स पे, हमारे इंस्टीट्यूशन पे जो ग्रोथ होता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रोडक्शन स्टेबिलिटी क्या, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर क्या, पीपीएफ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। देखो ग्रोथ बिलो कैपेसिटी मींस मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इनसाइड द पीपीएफ, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज और बेटर टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स द पीपीएफ आउटवर्ड, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स अफेक्ट पीपीएफ शेप एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। सिंपल है, अगर मान लो ग्रोथ आपका कैपेसिटी के नीचे हो रहा है, मतलब कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हो पीपीएफ के अंदर ही, अगर मान लो आपने न्यू रिसोर्स को डिस्कवर किया है, टेक्नोलॉजी को बेटर किया है, तो आप क्या करोगे, पीपीएफ के ऊपर जाओगे, यानी कि पीपीएफ शिफ्ट्स आउटवर्ड। ओके, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स अफेक्ट पीपीएफ शेप, अगर माने आपने इन्वेस्टमेंट किया था कैपिटल में या कंज्यूमर गुड्स पे इन्वेस्ट किया है, तो वो आपके पीपीएफ शेप पे इफेक्ट डालेगी और फ्यूचर ग्रोथ आपका होगा। क्लियर, ठीक है, चल नेक्स्ट। अभी देखो डोमेस्टिक सेविंग्स क्या होता है और उसका सेक्टर क्या क्या होता है। डोमेस्टिक सेविंग्स आर इनकम नॉट कंज्यूम्ड
एंड आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये एक ऐसी इनकम है जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं, बट इसे हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो सेविंग, ये जो पार्ट है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है देखो होता है हाउस होल्ड सेविंग, और एक होता है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग, और एक होता है पब्लिक सेविंग। ठीक है, देखो तो हाउस होल्ड सेविंग यानी कि आप किस लिए सेव कर रहे हो, इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी फैमिली के लिए। क्लियर। प्राइवेट सेविंग यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए सेव कर रहे हो, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए सेव कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग। पब्लिक सेविंग यानी कि आप किस लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट सेविंग कर रहे हो एक्सेस ऑफ रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर के दौरान थ्रू। ठीक है, देखो अभी लास्ट एंड नॉट द लीस्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पोर्शन ऑफ अ नेशंस आउटपुट यूज्ड टू क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर्स, कैपिटल इक्विपमेंट एंड चेंजेस इन इन्वेंटरीज। द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट बीकॉम स्टूडेंट्स नीड टू नो आर gross investment, net investment, financial investment, real investment, planned and unplanned investment, autonomous and induced investment, and public and private investment। अभी सुनो ध्यान से, ये सब कुछ आप लोग को पढ़ना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये देखो ये आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अभी बीकॉम में हो, आपको ये सब कुछ पढ़ना होगा। अगर मान लो आपको किसी बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर अगर मान लो कोई बिजनेस करते हो तो आपको ये सब जानना जरूरी है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रियल, प्लान्ड, अनप्लान्ड, ऑटोनॉमस, इंड्यूस्ड एंड पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये सब कुछ आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए है, ये आपको पढ़ना है। क्लियर। चलो हो गया हमारा चैप्टर 1 खत्म। देखो मेरे पास ना आप लोग के लिए एक आइडिया है। ठीक है, और आइडिया ये है कि देखो आपका एग्जाम्स तो अब पास आ चुका है। ठीक है, तो या तो मैं चैप्टर को कंप्लीट करूंगी फटाफट करके, एक एक वीडियो पोस्ट करूंगी, आपका चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, या अगर आप चाहो तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट्स में कि आपको क्या चाहिए, थ्योरी क्लासेस चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। मैं अगर मान लो आपको चाहिए थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स दोनों, मैं दोनों ही लेके आऊंगी। अगर आपको चाहिए भाई मैम आप लाइव क्लासेस करवा दीजिए, लाइव क्लासेस में हम लोग आके पढ़ेंगे, तो वो भी पॉसिबल है। मैं क्या करूंगी ना, लाइव क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल बता दूंगी, वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी, कब कब लाइव क्लासेस होने वाले आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उस अनुसार अपना एग्जाम के टाइम पे एक लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस मैच होने वाले हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर। बट इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बताओ कि आपको क्या चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए या नहीं, या फिर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग को भेज दूं। क्लियर, बता देना कमेंट्स में। ठीक है, चलो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।